थाना मझोला अंतर्गत खुशालपुर पुलिस चौकी के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां घायल के पास से मिले फोन नंबर पर परिवार वालों को सूचना देकर जिला अस्पताल बुलाया गया, जहां मृतकों द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने मृतक का नाम अंकेश पुत्र जगदीश निवासी मुंडा पांडे बताया है। परिजनों ने बताया कि मृतक शाहपुर तिगरी से दुकान पर काम करके वापस लौट रहा था। ये तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, एक्सीडेंट आ रहा है उसमें। नहीं, कहाँ जा रहे थे? दुकान पे जा रहा था। हैं? दुकान पे जा रहा था। कहाँ से? ये इधर से गया भोला सिंह के मिलक से। फिर खुशालपुर के पुलिस चौकी से कोई 100 किलोमीटर आगे जाके एक्सीडेंट हुआ। ये पता नहीं पाया किस चीज़ से हुआ? नहीं, वहीं पे ही हो गई मौत। तो कब, तो किसने बताया आपको, आप लोगों को? ये तो हमें हमारे भतीजे को पता चला पहले, फिर हमारे भतीजे ने मुझे फ़ोन करा। थाना भोजपुर अंतर्गत काशीपुर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। आसपास इकट्ठा हुए लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार की हालत को गंभीर देखकर उसे तत्काल पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल की हालत नाजुक देखकर उसे मुरादाबाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पहुंचते ही उसकी मौत की पुष्टि चिकित्सकों द्वारा कर दी गई। सूचना पर परिवार वाले जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी पहुंचे और मृतक का नाम मदनपाल सिंह पुत्र मित्रपाल सिंह निवासी मल्लूपुरा थाना भगतपुर बताया। परिजनों ने बताया कि मृतक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था और नाइट ड्यूटी करने प्रेम मंडलैंड जा रहा था कि रास्ते में हादसा घटित हो गया। हमें तो 100 नंबर वाली गाड़ी ने एक्सीडेंट की जानकारी दी थी, हम एम्बुलेंस से भेज रहे हैं। क्या जानकारी कि मतलब एक्सीडेंट हो गया उनका भाई का। कहाँ पर हुआ था? ये चक बेगमपुर के पास में। कब हुआ था? लगभग 7:30-8 का टाइम होगा लगभग। रात? हाँ, अज्ञात वाहन था कोई। रामपुर रोड स्थित थाना मुंडा पांडे अंतर्गत दलपतपुर के पास तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवार को 2 अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिवार वाले जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस को मृतक का नाम हिमांशु अग्रवाल पुत्र किशोर अग्रवाल निवासी कोतवाली के सामने बताया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक रामपुर किसी काम से गया था, वहां से वापस लौटते समय हादसा घटित हो गया। दिल्ली रोड स्थित आर्यंस इंटरनेशनल स्कूल में टीचर के हाथों सार्वजनिक पिटाई से आहत 7वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूद गया। इसी स्कूल में पढ़ने वाली घायल की बहन छात्र का आरोप है कि एक सीनियर स्टूडेंट की शिकायत पर टीचर ने उसके भाई को अलग अलग कक्षाओं में ले जाकर सार्वजनिक रूप से पीटा था। इससे आहत उसके भाई ने सुसाइड करने की धमकी दी। उसे पकड़ने के लिए स्टाफ और स्टूडेंट्स भी दौड़े, लेकिन वह किसी के काबू में नहीं आया और स्कूल की छत से छलांग लगा दी। घटना से हड़कंप मच गया। छात्र को घायल हालत में साई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। इसके बाद जब प्रिंसिपल हेमंत कुमार झा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि छात्र की पहले भी काफी शिकायतें आ चुकी थी और उसने एक छात्र को गाली दी थी, तो वह पिटाई से बचने के लिए अपनी बहन की कक्षा में पहुंच गया, जहां पर अध्यापक द्वारा उसकी पिटाई की गई, जिससे छात्र ने अपने आप को बेइज्जत महसूस किया तथा छत से जाकर कूद गया। देखिए सर, विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो कल मैं अवकाश में था, मैं दिल्ली गया हुआ था और यहाँ मैंने अपने जो नेक्स्ट ईयर आरटी में उनको मैंने चार्ज दे करके यहाँ से मैं रवाना हुआ था। जो मुझे 3-3:15 बजे जो मुझे पता चला दिल्ली में जो इस तरह की घटना हुई है, तो इमीडिएटली मैंने सबसे पहले मेरे पास मीडिया का भी कॉल आया था, जो कि आपके यहाँ घटना हुई थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन एक चीज़ का मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया था कि सबसे पहले मेरे लिए बच्चे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और मेडिकल अटेंशन बहुत ज़रूरी है। इमीडिएटली यहाँ से बच्चे को लेकर के हमारे टीचर कोऑर्डिनेटर्स जो हैं और जो सीनियर स्टाफ हैं वो गए थे और साइन हॉस्पिटल है नज़दीक में, वहाँ पे उसका इलाज हुआ। उसके पेरेंट्स भी आए बाद में और उन्होंने कहा था कि मुरादाबाद जो कि एक छोटा सिटी है इन कंपैरिजन टू, तो उसका बेटर ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने उसको सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में जो है वहाँ लेकर के गए थे। मैं चूँकि कल नहीं था तो इसीलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता था। आज जो मुझे थोड़ा बहुत पता चला है, जो बच्चा थोड़ा एग्रेसिव है, बच्चे बाय नेचर एग्रेसिव होते ही हैं, हमारी हिदायत रहती है जो कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है
CBSE के बाय लॉ से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाते का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार हम बच्चे को टच भी नहीं कर सकते हैं और ना करना चाहिए। बार बार हम इन चीज़ों की हिदायत भी देते हैं, हमारा सर्कुलर भी जाता है टीचर्स को और उस पर ध्यान भी रखते हैं। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो कल की घटना, जिसमें कि बच्चा जो है वो छत से कूदा है। और मैंने बच्चों से भी चेक की थी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसमें बच्चे को कूद जाना चाहिए था, लेकिन चूँकि शिक्षक की ओर से ये भी आया है कि जो उस शिक्षक ने बच्चे को एक तमाचा मारा था, इस बात का मेरे पास संज्ञान हुआ है। तो मैंने इमीडिएटली एज पर द CBSE नॉर्म्स और जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसको मैंने मेमोरेंडम दिया। मेमो उसकी मदर ने रिसीव किया है और मैंने SMC में उसके मेमोरेंडम को फॉरवर्ड किया है फॉर द फर्दर एक्शन, और वी आर गोइंग टू सस्पेंड दैट टीचर क्विकली एंड फर्दर एक्शंस विल बी टेकन अप वंस द रिटन कंप्लेंट कम्स फ्रॉम द पेरेंट्स साइड। मुरादाबाद की कटघर पुलिस ने 2 लोगों को डिफेक्टिव नोटों के साथ ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। यह लोग यह कहकर लोगों को ठगते थे कि असली नोट देकर ज्यादा कीमत के डिफेक्टिव नोट ले जाओ जो RBI में चल जाते हैं। लोग इस लालच में आ जाते थे। इन लोगों के पास से 100 के 8 तार निकले हुए नोट, 100 के नोट के आकार के 312 कागज के टुकड़े भी बरामद हुए। एक अभियुक्त मूल रूप से जिला बदायूं का है जो लंबे समय से मुरादाबाद में रह रहा है। अनिल नाम का यह अभियुक्त उपन्यासकार है। 10 उपन्यास यह लिख भी चुका है। अभियुक्त की माने तो वह कम पढ़ा लिखा है, पर क्राइम आधारित उपन्यास उसका शौक है। लोगों को अपने झांसे में यह कहकर लेता था कि हम तुम्हें डिफेक्टिव नोट देंगे, उससे कई कम कीमत के असली नोट लेंगे। जब कोई इनकी बातों में आ जाता था तब यह गड्डी में से कुछ डिफेक्टिव नोट लगाते थे और बाकी उसी साइज के सादा और रंगीन कागज लगाते थे। क्योंकि यह काम चोरी से होता था इसलिए लोग आराम से बेवकूफ बन जाते थे। बहरहाल उपन्यासकार और उसका दोस्त इजी मनी के चक्कर में पुलिस की हिरासत में है और क्राइम आधारित उपन्यासकार आज खुद क्रिमिनल बन बैठे। कि हमारे पास जो बेसिकली सूचना थी, एक आदमी हमारे पास आया था जिसने हमें बताया था कि उसको इस तरह से ठग लिया गया है। उसके बाद एक टीम इसमें लगाई गई थी इस पूरे गिरोह को पकड़ने के लिए, क्योंकि ये सूचना मिली कि केवल वही नहीं, ऐसे कई लोगों को ये गिरोह ठग रहा था लगातार। तो ये नोटबंदी को भी यूज़ कर रहे थे और उसके अलावा भी पुराने नोटों का भी इन्होंने जाल बचा रखा था। ये बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। इसने 2-3 अलग अलग तरीके बना रखे थे लोगों को ठगने के लिए। एक तो ये तरीका था कि ये नोट के साइज़ का काला कागज़, जिसको रद्दी का कागज़ हम कह सकते हैं, नोट के साइज़ का काला कागज़ हुआ करता था। ये ऐसे बताता था पानी रख के कि भाई मैं इसको, उस पानी को केमिकल बताता था और ये बताता था कि उसको जब मैं धोऊंगा तो वो असली नोट बन जाएगा 2000 रुपये का। अपने हाथ में ये 2000 का नोट फोल्ड करके रखता था, पानी में धोने का नाटक करता था और उसी समय उस नोट को मोड़ के हाथ में कर लेता था और असली नोट को खोल के दिखाता था। तो आगे से आदमी को ऐसा लगता था कि जैसे कि उस काले, उसको धोने पे वो 2000 का असली नोट बन गया है। इस तरह से वो करता था और फिर लोगों को कहता था कि हम तुम्हें 30% 40% के उस पे, जैसे मान लीजिए कि भाई आप मुझे 30,000 रुपये देंगे तो मैं आपको 1 लाख के ऐसे वो दूंगा, काले नोट क्या कहते हैं, काली रद्दी दूंगा, जिसको आप जब केमिकल से, वो केमिकल में दूंगा, केमिकल से आप धोएंगे तो वो 2000 का असली नोट बन जाएगा। तो एक तो ये तरीका था जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। इसके अलावा दूसरा एक तरीका इसने अपनाया था कि 100 रुपये के जो पुराने नोट थे, 100 रुपये के जो पुराने नोट हैं जो अभी भी चलन में हैं, उसको ये गर्म पानी में डाल के, उस पर जो आपने देखा होगा हरी पट्टी रहती है, उस हरी पट्टी में से थोड़ा सा तार बाहर निकल आता है, वो तार बाहर निकाल लेता था और ये बताता था कि ये वो नोट हैं जो RBI ने डिफेक्टेड घोषित कर दिए हैं। ये अभी भी मार्केट में चल जाएंगे, आप इसे यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्योंकि ये RBI ने डिफेक्टेड घोषित कर दिए हैं तो ये कमीशन पे और कम रेट पे मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप मुझे 1 लाख देंगे तो मैं आपको 10 लाख के इस तरह के नोट दे दूँगा। उस तरह से भी लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। आदमी जब पैसा इसको दे देता था तो उसके बदले में ये ऊपर 2-3 असली नोट और नीचे 2-3 असली नोट लगा के बीच में सफ़ेद कागज़ों की गड्डी लगा देता था और उसको पूरा बांध के ये आदमी को दे देता था, जैसे कि उससे ये लगे कि उसको पूरी गड्डी जो है वो असली नोटों की दी गई है। सर, प्रोफाइल के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कितना पढ़ा लिखा है और क्या ये काम करता था? देखिए, ये बेसिकली बदायूं में रहने वाला है। 2 बार वहाँ से भी ठगी के मामले में ये जेल जा चुका है, 1984 में और 1992 में। 10वीं तक ये पढ़ा है, इंटर करा है, इसने पास नहीं कर पाया था। और 92 तक इस व्यक्ति ने उपन्यास भी लिखे हैं, लगभग 8-10 उपन्यास ये लिख चुका है। और पिछले 20 सालों से ये कटघर में ही रह रहा था और कटघर थाना क्षेत्र से इसको पकड़ा भी गया और कटघर थाना क्षेत्र में ये सूचना हमें मिली थी। सर, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, आपने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, हालांकि सवाल थोड़ा सा घटना से हट गया है, लेकिन
क्या आपने उन उपन्यासों की जानकारी जुटाई, किस तरह के उपन्यास ही लिखता था और किस पे वो केंद्रित रहा करते थे वो उपन्यास? क्या उससे पता चलता है कि क्रिमिनल माइंडेड इस टाइप से था? देखिए नहीं, जो उपन्यास है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पुलिस ने रिसर्च नहीं किया है, क्योंकि उपन्यास जो इसने लिखे हैं उसमें कहीं भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं थी और ना ही वो कोई गलत चीज़ है। लेकिन जो ठगी इसने की है उसके संबंध में ज़रूर ये हमने पूरी डिटेल रिसर्च की थी और एक आधा उपन्यास भी इसके यहाँ से मिला था। जब इसको पकड़ा गया था तभी हमें जानकारी हुई थी कि पहले ये काम किया करता था। सर, कितने लोग और हैं जिनकी तलाश कर रही है पुलिस, या कुछ और लोग इसके साथ जुड़े हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं अभी भी? तो देखिए, ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जिसमें ये मास्टरमाइंड था। इसकी गैंग के कुछ और लोगों की हमें जानकारी है, तो हमने और टीमें लगाई हैं। इसी तरह से साइलेंटली पुलिस की कुछ टीमें काम कर रही हैं जो इसी तरह से साइलेंटली लोगों के पीछे लगी हैं और उनसे अलग अलग बहानों से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह वो भी पकड़ में आए। तो और अगर किसी तरीके से खासकर नोटबंदी के बाद अगर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर कि जो नया नोट है उसमें, क्योंकि अभी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई उसमें ये चीज़ भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है, उसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा ठगी करने के, तो उसके लिए अलग से पुलिस ने टीमें लगाई। सर, नकदी कितनी बरामद की गई है? देखिए, इससे 100 रुपये के नोट बरामद किए गए हैं और 100 रुपये के इससे 10 वो नोट बरामद किए गए हैं जिसमें तार निकले हुए हैं जिसको ये यूज़ करता है। उसके अलावा भी इससे कुछ कैश बरामद किया गया है, लेकिन मेन चीज़ वो है कि जो तार निकले हुए नोट इससे बरामद किए गए वो तब बरामद किए गए जब इससे प्रयास किया जा रहा था इसको पकड़ने। एक आखिरी सवाल सर, इस पूरे विषय को लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि कुल कितने लोगों से ठगी कर चुके हैं और कितने रुपयों की ठगी कर चुके हैं? देखिए, एक तो हमारे पास केस है जिसके कारण पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। उसके अलावा 5-6 लोगों की और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि भाई इसके बारे में पुलिस काम कर रही है और जैसे अब इसकी अरेस्टिंग हुई है तो लोग हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ केसेस इसने और बताए हैं तो उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है। तो ये इसमें ज़रूर है कि भाई इसमें काफ़ी लोगों से इसने ठगी करी है, काफ़ी अलग अलग मात्राओं में। जो आदमी जितने देता था 5,000 से 50,000 तक, ज़्यादा भी, ऊपर भी, नीचे भी, ये उसी हिसाब से आदमी को ठग लिया करता था। तो उसकी पूरी डिटेल हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ किन किन लोगों से कितना पैसा इसने ठगा है। आचार संहिता का उल्लंघन लगातार हो रहा है। मुरादाबाद में आज सपा का प्रचार करती 3 गाड़ियों को मजिस्ट्रेट के आदेश पर सीज कर दिया गया है। गाड़ियों पर लगे झंडे, बैनरों, पोस्टरों की संख्या को आचार संहिता उल्लंघन माना गया। इसी बीच एक अन्य प्रत्याशी की गाड़ी को भी सिविल लाइंस पुलिस ले गई। इन दृश्यों को देख आप भी समझ जाएंगे कि हकीकत असल में है क्या। देख लो यार, एक स्टिकर लगना चाहिए, एक झंडा लगना चाहिए जी। और कितना लगा है आप लोग खुद देख लो। कितनी क्या कार्रवाई की जा रही है? फोटो खींच लो, सीज की जा रही है। कितनी गाड़ियाँ थाने पे जा रही है? 3। सर, किसकी गाड़ियाँ बताई जा रही है? किसकी गाड़ियाँ बताई जा रही है? किसी प्रत्याशी की है, जिसकी हो आप लोग देख लो। दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाइयों का चतुर्थ 1 दिवसीय कैंप कुष्ठ दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं माल्यार्पण करके किया गया। मुख्य अतिथि आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर भूमिका ने स्वयं सेविकाओं को कुष्ठ रोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने छात्राओं को बताया कि कुष्ठ रोग सूक्ष्म जीवाणुओं के कारण होता है जो शरीर की नाड़ियों, शरीर के चर्म और अन्य अंगों को प्रभावित करता है, जिसका इलाज ठीक से न करवाने के कारण शरीर में विकलांगता एवं अक्षमता हो जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुष्ठ रोग अनुवांशिक नहीं है। कुष्ठ रोग 6 से 12 माह के MDT खाने से पूर्णतया ठीक हो जाता है। द्वितीय सत्र में स्वयं सेविकाओं ने 7 दिवसीय शिविर के बारे में विचार विमर्श किया एवं इसके बारे में रिपोर्ट भी लिखी। कार्यक्रम में डॉक्टर सीमा महेंद्रा, डॉक्टर सीमा रानी, डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर रीना मित्तल, डॉक्टर रेणु दीक्षित आदि उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर पूनम गुप्ता ने स्वयं सेविकाओं का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम का संचालन एवं आयोजन कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विमल शर्मा एवं डॉक्टर मंजू जौहरी ने संयुक्त रूप से किया।
कुष्ठ दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम एनएसएस की छात्राओं को, चौथा हमारा वनडे कैंप है, इसमें हमने जिला कुष्ठ हॉस्पिटल से डॉक्टर भास्कर अग्रवाल हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने छात्राओं को, हमारी स्वयं सेविकाओं को ये जानकारी दी है कि कुष्ठ रोग किस प्रकार से होता है और उसके क्या क्या कारण और निवारण है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिफरेंट योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उनको ऑनरेरियम दिया जा रहा है डिफरेंट स्टेजेस पे, उसके लिए भी बताया उन्होंने। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जैसे जो समाज में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कुष्ठ रोग एक छुआछूत का रोग है, जबकि वास्तव में ये एक छुआछूत का रोग नहीं है और ना ही एक आनुवंशिक रोग है। इसलिए हमको समाज से इन कुष्ठ रोगियों को बिल्कुल एक सेपरेट अलग थलग उनको ना करके समाज के मेन स्ट्रीम में उनको रखना चाहिए। क्या उद्देश्य रहता है ऐसे आयोजन? ऐसे आयोजन का उद्देश्य ये रहता है कि जब हमारी स्वयं सेविकाएँ गांव में जाती हैं, बस्तियों में जाती हैं, तो वहाँ पर घर घर जाकर के देखें, और क्योंकि ये सब एक शिक्षा की अज्ञानता की वजह से होता है, जागरूकता की वजह से नहीं होता, तो कई बार सेंसेशन होते रहते हैं। अगर अर्ली स्टेज में इसकी रिकवरी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि लेटर स्टेज में तो फिर ये होता है कि हाथ पैर गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, काटे जाते हैं। तो अगर अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए कि केवल सेंसेशन अगर कहीं पे नहीं हो रहा है और कहीं पे वाइट स्पॉट हो रहे हैं तो उसका क्या पोजीशन है, तो उसको वहीं पर हम उसको देख करके उसकी दवा करवा सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं। शुक्रवार को चित्रगुप्त इंटर कॉलेज मुरादाबाद के छात्रों द्वारा 50 मीटर लंबी बोर्ड की दीवार पर वोटर जागरूकता से संबंधित पेंटिंग्स बनाई गई। डॉक्टर नवनीत गोस्वामी के निर्देशन में छात्रों ने अपनी कलात्मकता का परिचय देते हुए जागरूकता संबंधी अनेकों पेंटिंग्स बनाई। इस अवसर पर सीडीओ उज्जवल कुमार, एडी बेसिक भगवत पटेल, ब्रांड एम्बेसडर निधि गुप्ता, चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नक्षत्रपाल, सुनीता डी सिंह ने निरीक्षण किया तथा छात्रों का हौसला भी बढ़ाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का मार्गदर्शन तथा राजीव कुमार पाठक एवं पंकज दुबे का विशेष सहयोग रहा। जागरूकता पेंटिंग का अवलोकन करते हुए सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की शिखा गुप्ता ने कहा कि छात्र एवं उनकी पेंटिंग जागरूकता अभियान की महत्वपूर्ण कड़ी है। शक्ति संस्था की संगीता रस्तोगी, राकेश कुमार वर्मा, गरिमा, रचना गुप्ता, डॉक्टर जी कुमार, मीनू अरोड़ा, नुपुर गुप्ता आदि भी उपस्थित रहे। जो कि आज बाल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, इसमें मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे मुरादाबाद महानगर का और इस जिले का रेशो है 45 से 60 और 55 के बीच में रह जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हमारे विद्यार्थियों के माध्यम से करीब 70 बच्चे इस बाल पेंटिंग इसमें लगे हुए हैं, जो मतदान को एक नए पैमाने पर 80 और 90 से ऊपर ले जाना है। ऐसी मंशा के आधार पर हम प्रचार प्रसार ये कर रहे हैं पब्लिक में कि इस तरीके से मोटिवेट हों ये लोग कि हमारा वोट डालना एक अधिकार भी है और कर्तव्य भी बनता है। क्योंकि सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य है कि जो भी प्रत्याशी चुनकर जाता है, उस प्रत्याशी से बाद में तमाम लोग अपनी अपनी कमियां बताते हैं कि ये नहीं हुआ, ये विकास नहीं हुआ, यातायात की सुविधा है, कहीं आपकी ये चैन स्नैच है, महिलाओं के साथ अत्याचार है, तो और बाकी जितनी भी सफाई अभियान है, ये सब अधूरे रह जाते हैं। तो हम जनता को इस संदेश देते हैं कि मतदान है वो रेशो बढ़ाएं, और जिस दिन मतदान 15 फरवरी को होने वाला है उस दिन कोई भी सोए नहीं, पहले मतदान फिर जलपान, ऐसी भावना के साथ हमारी बच्चों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से ये लोगों को मोटिवेट करने का उद्देश्य है। और हमारा समूचा ये भी अभियान है शिक्षा जगत में, क्योंकि मैं प्रिंसिपल हूँ, कि सभी लोगों को ये एहसास होने लगे कि मतदान करना हमारा नैतिक दायित्व है। मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा महोत्सव में श्रीराम विवाह की धूम रही। भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालुओं ने नृत्य भी किया। बानोबाग में आयोजित श्रीराम कथा में वृंदावन धर्मनगरी से महानगर के धराधर्म पर कार्यक्रम स्थल पर पधारे कथाव्यास श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज ने सीताराम विवाह का बड़ा ही कर्णप्रिय प्रसंग सुनाया। कहा कि गुरु विश्वामित्र ने संपूर्ण उत्तर भारत को श्रीराम द्वारा दुष्टजनों से मुक्त करा लिया। सभी संत एवं ऋषियों मुनियों ने यज्ञ आरंभ कर दिए। इसके बाद राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुरी पहुंचे, जहां सीता स्वयंवर चल रहा था। वहां भगवान श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से धनुष का भंजन किया।
इससे दुष्टजनों को संदेश गया कि महाकाल आ गया है। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से श्री राम सीता के विवाह के प्रसंग को जारी रखते हुए उपस्थित सभी भक्तों को श्री राम की भक्ति रूपी समुद्र में समाकर झूमने को मजबूर कर दिया। आप जरूर दर्शन करके आइए। उस धनुष की एक भुजा टूटी हुई अभी भी उस जगह पड़ी हुई है। वो पता नहीं कौन सी धातु का हो गया है। लगभग 40 फीट लंबी भुजा है। इतना बड़ा धनुष रहा होगा। वहां रंगभूमि में इतनी दूर भारी भीड़ दौड़ी चली आ रही है। जनक जी ने मंत्रियों से पूछा, हमने जनता को तो बुलाया नहीं था, ये तो राजाओं का कार्यक्रम था, ये इसमें जनता क्यों दौड़ के आ रही है? सारा पंडाल तो जनता से भर जाएगा, फिर वीआईपीस कहां बैठेंगे? मंत्री ने कहा, ये धनुष देखने नहीं आ रहे हैं, ये राम जी को देखने आ रहे हैं। इसलिए ऐसा करिए, दोनों भाइयों को सबसे ऊंचे मंच पर बिठा दीजिए। जो आपने अपने दामाद के लिए बनवाया है ना, उस पर बिठा दीजिए सबसे, तो दूर से पूरी जनता दर्शन कर लेगी। और बाहर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगवा दीजिए, तो वहीं से जनता बैठ के दर्शन कर लेगी। जनक जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये राजकुमार है, बड़े बड़े राजा नीचे बैठेंगे और ये ऊपर बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, प्रोटोकॉल का मामला है। मंत्री बहुत समझदार था, उसने कहा, महाराज गुरु जी को बिठा दीजिए, सबसे ऊंचे मंच पर गुरु जी को बिठाइए, और जब गुरु जी बैठेंगे तो उनके चरणों में चेले तो बैठ ही जाएंगे ना। जग जननी जानकी, जन किसका जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तात हमारी मात देही, तात हमारी मात देही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, चलो सुकुमार, सुकुमार सिया प्यारी, चलो। विधानसभा के चुनावी मेले का आयोजन 15 फरवरी को महानगर में है। 15 फरवरी को होने वाले विधानसभा के मतदान में महानगर की जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर कर्मठ विधायक के साथ ही स्वच्छ एवं साफ छवि वाली सभी कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए उत्तर प्रदेश का विकास करने वाली ऐसी सरकार चुनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई बहाना न बनाकर पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। इसी के प्रति जागरूकता रखते हुए जैन समाज की महिलाओं द्वारा लोहागढ़ स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में मासिक सभा का आयोजन कर भगवान महावीर का आशीर्वाद प्राप्त किया गया और शपथ ली कि वह स्वयं तो मतदान करेंगी ही, साथ में अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ जिनका वोट बना होगा उसी के साथ अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वह अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगी। इस अवसर पर शिखा जैन, गौरी जैन, नीलम जैन, एकता जैन, विधि जैन, सीमा जैन, रेणु जैन, मधु जैन, रिया जैन आदि सहित बड़ी संख्या में जैन समाज की महिलाएं उपस्थित रहीं। लोहागढ़ जैन मंदिर में सभी महिलाओं को इकट्ठा किया। जैन समाज की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुई, जो कि 50 से अधिक संख्या में एकत्रित थी, और हमने सभी ने मिलकर यह शपथ ली है कि 15 फरवरी को होने वाले मतदान में अवश्य ही मतदान करने जाएंगे और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी लेकर जाएंगे। बच्चे जो 18 साल से ऊपर के हैं उन्हें भी हम अवश्य ही मतदान कराएंगे। और हमने सभी ने मंदिर में खड़े होकर शपथ ली है कि हम उस दिन को छुट्टी का दिन ना समझ के और कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, और हमें कहीं जाना भी है तो हम अवश्य ही पहले मतदान करेंगे, फिर हम कहीं जाएंगे। पीलीकोटी स्थित बानुबाग में श्री परिवार महायज्ञ समिति द्वारा आयोजित मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्रीराम कथा महोत्सव जारी रहा। कार्यक्रम के छठे दिन सुबह के सत्र में प्रधान यज्ञ संचालक पंडित कृष्ण स्वामी जी द्वारा पूर्ण विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर मां चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महेश बंसल, मधु बंसल, राजीव अग्रवाल मल्लू, नरेश सक्सेना, सुधीर श्रीवास्तव, कुलदीप बिश्नोई, अवनीश सक्सेना, गोपाल कृष्ण गर्ग, संत रामदास, A.K. सक्सेना, रविंद्र अग्रवाल, राजीव कुमार अग्रवाल, राजेश चंद्र माथुर, ब्रज कुमार शर्मा सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे।
बिलारी तहसील परिसर में बरेली मुरादाबाद स्नातक एमएलसी सीट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कड़ी सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतदान हुआ। एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव के बारे में जानकारी ली। मुरादाबाद बरेली एमएलसी चुनाव के लिए भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कुमुद गंगवार, इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार सिंह, अनीस अहमद, आरिफ मोहम्मद पाशा, आसिफ अली उस्मानी, रेणु मिश्रा, रोमी सागर, सुमन उपाध्याय, सुरभि व हिमांशु यादव चुनावी मैदान में नजर आए, जिनमें तहसील के निकट केवल भारतीय जनता पार्टी के अलावा रेणु मिश्रा व रोमी सागर का पंडाल नजर आया, जिसमें उनके समर्थक वोटरों को पर्ची देकर मतदान करने की अपील कर रहे थे। तहसील परिसर में मतदान के लिए 3 बूथ बनाए गए, जिसमें स्नातक मतदाताओं ने शाम 4 बजे तक मतदान किया। पहली बार मतदान करने वाले स्नातक मतदाताओं में उत्साह नजर आया। दोपहर को भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त बूथ पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस व प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के अंतर्गत चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। कई बूथों पर भ्रमण करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि मतदान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही है। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने यह भी बताया कि प्रत्येक बूथ पर उनके समर्थकों की भीड़ नजर आ रही है, जिससे स्पष्ट है कि इस बार भी मतदाताओं का सहयोग उनकी जीत में होना निश्चित है। भाजपा के पंडाल में कार्यकर्ता निशा त्यागी, कविता ठाकुर, बीना गुप्ता, डॉक्टर विजय शर्मा, विश्वास शर्मा, शीतल प्रताप सिंह, रचित माथुर, विपिन सक्सेना, अमित गुप्ता, सुरेंद्र कुमार शर्मा, रजनीश गर्ग, प्रदीप टंडन, धर्मेंद्र गांधी, हरपाल सिंह चौहान, चौधरी राम कुंवर सिंह, मुकुल पांडे, राजीव शर्मा, अभिनव चौधरी आदि मौजूद रहे। कुमारी रेणु मिश्रा के पंडाल पर सलीम अहमद, सिराज हुसैन, जगदीश राजन, नीरज सक्सेना, वीरेंद्र सिंह, जगदीश शर्मा, फूल सिंह यादव, मोहम्मद यजीज, तौफीक अकरम, मुस्तकीम, अब्दुल कुद्दूस, प्रेम सिंह, जरीफ खान, रजत जैन तथा प्रत्याशी रोमी सागर के पंडाल पर अमन, अजय कुमार, अरुण, नकुल, कमल, बंटी, रवि, शिवम सागर आदि मौजूद रहे। एक स्नातक मतदाता ब्रजपाल जब अपना वोट डालने बूथ पर पहुंचा तब उसे जानकारी मिली कि उसका वोट पड़ चुका है। ब्रजपाल का आरोप है कि जब वोटर आईडी के साथ मतदान हो रहा है, ऐसे में उसकी आईडी के बिना उसका मत कैसे पड़ गया। परेशान ब्रजपाल ने अधिकारियों को भी अपनी समस्या बताई, परंतु इसका कोई समाधान नहीं हो सका। बूथ पर पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त से जानकारी भी दी। मुरादाबाद में अपने मतदेय स्थल पर मैंने पहला वोट डाला है। डालने के बाद में मुरादाबाद शहर के 8 पोलिंग स्टेशंस पर, उसके बाद में पुनरकी के बाद में बिलारी आया हूँ। प्रतीत ये हो रहा है कि मामला एक तरफा है पूरी तरह से। जब कोई अपने वोटरों को समस्या कोई वगैरह कहीं आ रही हो, कहीं किसी पर नहीं। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है हर जगह पर जी। पुलिस प्रशासन की भी, जिला प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी प्रकार की कोई शिकायत कहीं पर भी मुझे दिखाई नहीं दी। किसी अन्य के द्वारा वोट डाले जाने के बारे में मतदान प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए स्नातक मतदाता ने अभी तक से बात की। वोट डालना है, क्या हुआ? हाँ जी, वोट डाल रहे थे, लेकिन ये बता रहे हैं कि वोट पड़ चुका है। आप क्या कहना? मैं तो वोट डालना आया हूँ, मैं डाल के जाऊँगा। अधिकारियों ने क्या कहा? वो तो कह रहे हैं कि आपको वोट पड़ चुका। हाथ दिखाएंगे अपने जी। बिलारी नगर में शाहबाद रोड पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर खांसी, बुखार व खुजली के मरीजों की भीड़ देखी गई। चिकित्सकों के अनुसार बदलते मौसम में खांसी व जुकाम होने की संभावना बनी रहती है। इसी के साथ खुजली का प्रकोप भी क्षेत्र में नजर आ रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संदीप गुप्ता के अनुसार धीरे धीरे मौसम में गर्मी नजर आ रही है। दिन में धूप के कारण मौसम गर्म रहता है, जबकि शाम को हो जाने पर ठंड का प्रकोप शुरू हो जाता है। चिकित्सक डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि दिन में गर्मी होने के कारण लोगों ने गर्म कपड़े पहनना छोड़ दिया है। रात्रि में ठंड लग जाने से सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम आदि बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। खुजली की बीमारी के बचाव के लिए चिकित्सक ने साफ सफाई का होना बहुत जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि खुजली बीमारी होने पर दवाई लेने के साथ साथ मरीज को गर्म पानी से कपड़े धोने की आवश्यकता है, क्योंकि खुजली के कीटाणु पहनने वाले वस्त्रों में भी आ जाते हैं। मरीज को चाहिए कि स्वयं स्नान करने के साथ साथ अपने पहनने व ओढ़ने वाले वस्त्रों को भी गर्म पानी से धोए।
बीमारी से बचाव के बारे में चिकित्सक डॉक्टर गौरव सिंह ने भी जानकारी दी। जैसे मौसम में बदलाव आ रहा है, ठंड से वापस हल्का हल्का जैसे मौसम गर्मी की तरफ बदल रहा है, तो अक्सर लोग जो है इस मौसम में लापरवाही बरतने की वजह से सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है। मतलब कपड़े ठंड से अचानक गर्मी, दिन के टाइम जैसे धूप हुआ गर्मी हो जाता है, रात में फिर ठंड होने पे सर्दी जुकाम ये पकड़ लेता है जल्दी, बुखार होना, सब चीज़ें हो रही हैं। और हमेशा जो हम लोग कहते हैं कि पानी आप हमेशा उबाल के पिए, पानी और खाने पे खास करके ध्यान दें, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। पानी ज़्यादा पिए, भले ठंड हो लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा पिए, पानी का सेवन करें, हो सके तो गुनगुना पानी करके पानी, इन चीज़ों पर ध्यान दें। ये एलर्जी की बीमारी चलती रहती है, उसके लिए एलर्जी की बीमारी तो मेन चीज़ है साफ़ सफाई। घर में जो आप रोज़ नहाएं, अगर नहीं भी नहा सकते कम से कम अपने कपड़े गर्म पानी उबले हुए पानी में और सर्फ के साथ धोएं और धो करके ही पहने। जो एक बार जैसे खुजली हो जाती है, उन खुजली के कीटाणु जो हैं आपके कपड़ों में और चद्दर तकिए सब में चले जाते हैं, तो आप दवाई भी लगाते हैं, दवाई से आपके कीटाणु तो मर जाते हैं, लेकिन जो चद्दर और बिस्तर में जो कीटाणु हैं वो मरते नहीं हैं। तो इस वजह से हम लोग कभी भी कहते हैं जिस दिन आप दवाई लगा रहे हैं उसी दिन सारे कपड़े गर्म पानी साबुन से आप धो लें और तब उसको अगले दिन जो है दवाई लगाएं, तो इससे कीटाणु भी खत्म हो जाए आपके घर के और शरीर के भी। और बिलारी कोतवाली क्षेत्र के गांव खंडुआ के पास रेलवे लाइन के निकट एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसकी शिनाख्त खोखड़ा निवासी 40 वर्षीय पुत्र रूप प्रसाद के रूप में हुई। सूचना पाकर कोतवाली व रेलवे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार ट्रेन की चपेट में आकर चरण सिंह की मौत माना जा रहा है। उधर परिजनों ने मृतक को दिमागी रूप से कमजोर भी बताया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खंडुआ के ग्रामीण जब रेलवे लाइन के निकट होकर खेतों से जा रहे थे, तभी अचानक उनकी निगाह लाइन पर निकट पड़े एक शव पर पड़ी। थोड़ी देर में ही सूचना चारों ओर फैल गई। ग्राम खंडुआ के अलावा आसपास के गांव के लोग भी घटनास्थल पर आ गए। खोखड़ा के एक ग्रामीण ने मृतक की पहचान करने के पश्चात बताया कि यह रूप प्रसाद का पुत्र चरण सिंह है, जो मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है। सूचना पाकर परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों ने रेलवे व कोतवाली पुलिस को सूचना दी, परंतु 1 घंटे तक पुलिस के न पहुंचने तक लोगों में गुस्सा भड़कने लगा। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी शुरू किया। 1 घंटे बाद पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। पुलिस द्वारा की गई जांच में मृतक की उंगली कटी होने के साथ साथ सिर पर भी चोट लगी थी। मृतक के भाई सतपाल जाटव ने बताया कि उसका अविवाहित भाई मानसिक रूप से कमजोर था तथा मजदूरी का कार्य करता था। रात्रि में घर से निकला परंतु सुबह तक वापस नहीं आया, जिस पर परिजनों को चिंता हुई। शव मिलने की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। इनका दिमाग चल गया था, पता ना क्या बात हुई, रात में उठ के भाग जाए। अब सुबह से पता ना किस टाइम उठ कर आगे बिस्तर हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम इन्हें देखने निकले, हम सब में देखते रहे, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो फिर हम देखते फिर रहे ना चारों तरफ। मैंने कहा पता ना कहाँ है कहाँ ना है। तो हम 3-4 आदमी घर से निकले। मैं उधर को निकल गया मिल की तरफ को, और ये हमारी बहनोई वगैरह ये मतलब हमारे बहनोई भी आए हुए थे घर पे। हम देखते फिर रहे, पता ना यहाँ से पता पड़ी कि वो यहाँ से बात हुई।